यार तू कर एमबीए, कर लेगा, तू निकाल लेगा, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज पढ़ाई में अच्छा ना होना बहुत फायदेमंद है मेरे लिए। खुश कौन नहीं है, बच्चों को बाद में पता चलता है हमको हमारी अहमियत क्यों है, क्योंकि स्कूल कॉलेज अच्छा काम नहीं करते इसलिए हमारी अहमियत है। हम लोग तो इन्वर्टर की तरह, बिजली आ रही तो हमें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बिजली नहीं आ रही इसलिए इन्वर्टर की अहमियत है। एंड जब मैंने एमबीए करने के लिए गया एचपीसीएल छोड़ के, उस टाइम पे मेरी माई सैलरी वुड हैव बीन अबाउट, कितनी होगी, अबाउट 35,000 रुपए साल की होगी, ठीक है। एमबीए के बाद दैट बिकेम अबाउट 1.7 lakhs. Personally speaking, I find IIMs being a little greedy in terms of the kind of fees. ये कहना कि नहीं लोन मिल जाता है is not good enough. So, welcome everybody to this podcast by Career Launcher. This is the first session of this podcast, and today we are fortunate enough to have a person with us who has spent 30 years in teaching industry. He is a founding member of a company we all know as Career Launcher. So, I welcome you, GP sir, to this podcast. I really appreciate the time you have taken out to meet us. Thank you very much. Thank you. Sir, how are you doing today? बस ठीक चल रहा है, things are fine. Thank you. Okay, so मेरा ये मानना है कि हमने आपका पूरा कंटेंट बहुत देखा है, ऑनलाइन आपकी बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत कम चीज़ें बची है जो हम टच कर सकते हैं, बट स्टिल वी हैव फाउंड फ्यू थिंग्स टू टच अपॉन. तो हम शुरू करेंगे कि आपके वेयर वर यू बोर्न, आपकी फैमिली उस टाइम पे क्या माहौल था घर का और क्या सेटअप था घर का, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फर्स्ट 18 years ऑफ योर लाइफ shape up you as a person. So they are the most important times of your life. तो उसके बारे में आप बताइए कि आप का जन्म कहाँ हुआ और what kind of family was that और घर का माहौल क्या था? Right. Okay, so born in Delhi, ठीक है, and पुश्तैनी दिल्ली से ही है, maybe for more than 150 years or so. My great grandfather migrated from somewhere in Punjab to Delhi, and तब से हम लोग यहीं पे हैं and stayed in पहाड़गंज. एंड शायद इसीलिए जो है पहाड़गंज के एक छोले भटूरे की दुकान है, दैट्स समथिंग आई रियली एंजॉय. एंड एनीवन इन दिल्ली आई विल ऑलवेज से, यार दीवान चंद सीताराम के छोले भटूरे पक्का खाओ, बिकॉज यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ छोले भटूरे एनीवेयर इन दी वर्ल्ड पॉसिबली, ठीक है. बट दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. एंड इंटरेस्टिंगली द प्लेस पे आवर एंसेस्ट्रल होम was called पुरियों की गली, क्योंकि सब पूरा एक्सटेंडेड फैमिली यूज्ड टू बी देयर. अब तो शायद कोई नहीं बचा है वहाँ पे, बट दैट वाज द प्लेस. However, my father was in Indian Oil, and which meant every couple of years there would be a transfer to a new place. So मैं वहाँ पे कम रहा हूँ and traveled a lot. शायद वहीं से घूमने फिरने, नई जगह देखने का भी शौक आ गया. So did my schooling in multiple places. एंड कोई 7-8 स्कूल में पढ़ाई की होगी. 7-8 स्कूल में गया हूँगा, पढ़ाई तो शायद बहुत कम की है, बट हाँ 7-8 स्कूल में अलग अलग जगह गया. एंड काफ़ी अच्छा टाइम था. Family, as I said, father was in Indian Oil. My mother is a dietitian, and she was not working. So after marriage, she quit her job after some time. But normal घर जैसे होते हैं, normal family, middle class, focus थोड़ा बहुत पढ़ाई पे था. मेरा नहीं था, बट फैमिली का था कि थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए है, स्पोर्ट्स वगैरह सब चीज़ पे था. So I would say absolutely normal childhood, and good thing was both my parents supportive in everything. कुछ करो, नया करो, करना है जो करना है अपनी मर्जी से करो. कभी कुछ इम्पोज नहीं किया कि यही करना चाहिए है. would give the guidelines and leave it to me to decide, and leave it to, or in fact everyone, my brother, my younger sister, सबके पास था opportunity to decide what they want to do. So I think that flexibility is something which was always there with us उसमें. एंड शायद बाकी दोनों तो पढ़ाई कर लेते थे, मेरे से नहीं होती थी, मैं बाकी सब चीज़ में घुसा रहता था. The only thing which differentiated me at that point of time was my habit of reading. I was always an introvert. दोस्त बनाने में तकलीफ होती थी, किताबों में पढ़ने का बहुत शौक था. So somewhere around, I think when I was 6-7 years, तब से पढ़ने का शौक चढ़ गया था. एंड अमर चित्र का था, इंग्लिश हिंदी नॉवेल्स, हर तरह की नॉवेल्स पढ़ी हुई हैं. एंड इवन जो कॉमिक्स मैगजीन्स होती हैं, सब कुछ जो है, आई डोंट नो इफ दोज मैगजीन्स और दोज कॉमिक्स स्टिल एग्जिस्ट, बट हाँ करी हुई हैं. एंड जैसे कि हिंदी में जो आजकल पता नहीं आता भी है कि नहीं, चंपक, नंदन, लोटपोट, दीवाना, ये सब पढ़ता था. इंग्लिश में अगेन देयर वाज टू बी अमर चित्र कथा, मोस्ट ऑफ द टाइम वाज इन इंग्लिश,
बट अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत शुरू से हो गई थी 71-72 से, नॉट 5-6 आई थिंक, या 71 बॉल हुई थी, 72 में वी मूव टू दिल्ली, एंड तब से पढ़ने का मेजर शुरू हुआ, और जिससे पहले भी था बट बेसिक इस टाइम पे शुरू हुआ. सो आई वुड से रीडिंग हैज़ बीन समथिंग व्हिच हैज़ स्टेड विद मी थ्रू आउट, एंड स्पोर्ट्स वगैरह सब में बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ किया नहीं है, यानी खेलते थे, मस्ती मारते, बट नथिंग बियॉन्ड दैट. सो दैट्स बेसिकली व्हाट माय चाइल्डहुड वाज. सो सर, आपने हमेशा बोला है कि जब आप स्कूल में थे तो आप, अगर स्कूल में 30 बच्चे होते थे क्लास में, तो आप 30वां होता था मैं, 30वां होता था. अगर पास हुए तो. नहीं, आप हमेशा पास. मैं पास होता था तो आखिरी पास होने वाला मैं ही होता था. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कमाल का था पढ़ाई में, नहीं पढ़ता था, बहुत सिंपल था. तो फिर इंजीनियरिंग में आपने कैसे अपने आप को कैटेपुल्ट कर दिया एकदम? नहीं, एक्चुअली मैथ्स मुझे शुरू से आती थी, कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी मैथ्स के लिए. नंबर आए ना आए, लोगों को पढ़ा भी देता था, थोड़ा बहुत ज्ञान भी बांट देता था मैथ्स में. अनदर सब्जेक्ट दैट आई रियली एंजॉयड एंड अगेन स्कूल में वाज, अभी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, तब स्कूल में सिविक्स कहते थे, हिस्ट्री थी. अगेन दीज आर सब्जेक्ट्स व्हिच आई ऑलवेज एंजॉयड. नेवर स्टडीड. व्हेन आई से नेवर स्टडीड, कि ये नहीं कि चल कल एग्जाम में बैठ के पढ़ो या स्कूल से आके बाकायदा होमवर्क करो, ये सब कभी कुछ नहीं करता था. देन दैट्स रिफ्लेक्टेड इन द मार्क्स आल्सो, कि जब कुछ काम ही नहीं किया तो नंबर क्यों आएंगे. ठीक है, सो नंबर ना आने का कारण बहुत सिंपल था, काम नहीं करता था उसमें. ठीक है, दैट्स द सिंपल रूल. सो सब्जेक्ट्स कुछ कुछ पसंद थे, उनमें अपने आप हो जाता था. मैथ शुरू से शौक था, एंड सब में शायद दिमाग में कहीं बचपन से फैमिली या कहीं से दिमाग में बैठा होता इंजीनियरिंग करनी है. However, मार्क्स इन 12th was so great कि कहीं कुछ एडमिशन तो मिलना नहीं था. ठीक है, एंड उसके बाद शायद मैंने चेंज करना शुरू किया. एक्चुअली उस 12th में मेरे को 2 झटके लगे. वन, मोर देन इंजीनियरिंग, आई वाज वेरी वेरी कीन टू जॉइन एनडीए. ठीक है, एंड पहली बार रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, गए सब करके आए, एसएसबी में रिजेक्ट हो गए. ठीक है, 12th में एक और अटेम्प्ट दिया, तब भी यही हुआ. एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज यार कुछ तो करना पड़ेगा उसमें. एंड दैट वाज वन बिग झटका, बिकॉज फॉर मी getting into India, joining army was a dream for me at that point of time. Did not happen. And I learned a lot. I know why I got rejected. इंटरव्यू में क्या बेवकूफ़ियाँ की थी, वो सब समझ आ गई. एंड वो फिर बाद में यहाँ पे भी काम आती हैं बहुत. ठीक है, देन इट बिकेम कि इमीडिएटली आफ्टर दैट, आई डोंट रिमेंबर कौन सा महीना, आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी का रहा होगा. उसके बाद मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 12th, एंड द रिजल्ट्स वर ऑब्वियस बिकॉज पढ़ाई नहीं की थी, तो उसी वजह से हुआ. सो देन आई पॉसिबली स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स कि क्या करना है. सो जॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी. पंजाब यूनिवर्सिटी में तब 12th नहीं होती थी. इन पंजाब इफ यू नीड टू डू इंजीनियरिंग, यू हैड टू डू आफ्टर 11th, यू हैड टू डू व्हाट इज कॉल्ड प्री इंजीनियरिंग. ओके, देन इट वाज पंजाब. इंडिया में तब सब जगह 10+2+3 नहीं सिस्टम हुआ था. पंजाब वाज 10+1 प्लस, इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग +1 एंड देन इंजीनियरिंग, और 10+1+3. So if you wanted to go for honors courses or professional courses, then you had to do 12 years of schooling, and 11th के बाद आप 12th में जाते थे प्री इंजीनियरिंग में, which was a effectively first year BSc. So आप वो प्री इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते थे, और you would continue and finish your BSc. So I joined प्री इंजीनियरिंग वहाँ पे, एंड वहाँ पे पहली बार जिंदगी में पढ़ना शुरू किया, कि बाकायदा पढ़ना क्या होता है वहाँ पे शुरू किया. एंड सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत आते थे, एंड the only thing I made a small change in the way of working was, जब तक स्कूल में थे, तीसरी चौथी पांचवी बेंच में कहीं पीछे बैठ गए, दोस्तों के यारों के साथ हो. तो आउट हियर इन प्री इंजीनियरिंग, एंड दैट कंटिन्यूड इन माय इंजीनियरिंग आल्सो, आई जस्ट चेंज द वे आई यूज्ड टू डू थिंग्स. कपल ऑफ थिंग्स. वन, पहली बेंच पे बैठना है. द मोमेंट यू आर सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच, यू डोंट हैव एन ऑप्शन बट टू लिसन टू द टीचर, टू द प्रोफेसर. जो कह रहे हैं सुनना है, करना है. सो ऑब्वियसली दिमाग में कुछ तो घुसेगा. सेकेंड, आफ्टर द क्लास एवरी डे all I would do was study what स्कूल में जो क्लास में किया था. स्कूल तो कहना गलत है, कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन, GCM सेक्टर 11 चंडीगढ़. ठीक है, तो वहाँ पे किया था. उसको एक बार हॉस्टल रूम में जाके एक बार फिर पढ़ लिया, एंड सडनली ये तो सब हो जाता है बहुत आसानी से. सो दैट्स ऑल आई डिड. उसके बाद जो है दैट वाज 83-84. सो 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ. प्री इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होना था, वो नहीं हुआ. हमारे प्री इंजीनियरिंग के एग्जाम्स भी जो थे फर्स्ट ईयर वाले, वो पोस्टपोन हो गए. दे हैपेंड समटाइम इन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जुलाई और अगस्त. पेपर हुए, उसके मार्क्स आए, उसके मार्क्स के बेस पे केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली, एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड द सेम थिंग कंटिन्यूड इवन इन इंजीनियरिंग, कि बस दोस्त यार सब अच्छे हैं, क्लास के अंदर किसी को नहीं जानता, आगे बैठना है फर्स्ट और सेकंड बेंच, क्योंकि फर्स्ट बेंच में लड़कियां नॉर्मली बैठ जाती थी सारी, तो सेकंड में बैठ के ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर्पस ये था कि क्लास में जो उधर सुनना है, हॉस्टल रूम में जाके एक बार पढ़ के उसी को देख लेना है.
फ़ायदा इसका सबसे बड़ा ये होता था कि आई वुड नेवर हैव टू, आई वाज नेवर अंडर प्रेशर फॉर दैट मैटर टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। जो किया है एग्ज़ाम के पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, देख लिया, हो गया, काम खत्म हो गया। और वहाँ पे पढ़ने की आदत भी बहुत पड़ गई, बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज में इन जनरल खास तौर से फर्स्ट ईयर में लोगों को पढ़ने वगैरह का शौक नहीं होता है, नए नए हम सब आज़ादी मिली होती है, तो ठीक है। तो वहाँ पे अपने बैचमेट्स को पढ़ना शुरू कर दिया कि अच्छा कल का पेपर है, सेमेस्टर एग्जाम है, उसमें ये करना है, ये चीज़ें करके जाओगे, ये करो। उनको समझा भी देता था क्या करना है, देन थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ माय एकेडमिक विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो आप क्लास में तो अपने इंजीनियरिंग क्लास में हमेशा हीरो रहे होंगे। हीरो हीरो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने लिखने वाले कभी हीरो नहीं होते हैं, ठीक है। पढ़ाने वाले की लोगों को याद आ जाती है जब एग्जाम होता है, ठीक है। बट हीरो हमेशा होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, गाना गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, वो सब होते हैं हीरो, ठीक है। हाँ, बट येस आई हैड अ स्पेशल प्लेस इन द क्लास, बिकॉज सबको मालूम था पास करा देगा ये। एंड देन आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। अगेन कुछ बहुत अच्छा कुछ नहीं खेलता था, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू बी, आई प्लेड क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। फुटबॉल खेलता था, गोलकीपर था, क्रिकेट नहीं आता था तो चलो बाकियों के साथ उनमें कर दिया। स्कूल अब आजकल तो ठीक है सब कुछ होता है, उस टाइम पे इतनी लंबी किताब होती थी जिसपे स्कोर लिखा जाता था, एक एक का नाम होता था, एक एक बॉल होता था। तो आई वाज द ऑफिशियल स्कोर कीपर आल्सो। तो जो नहीं आता था आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द टीम उसमें। एंड सो बस यस, हाँ, तो ये कहानी है कॉलेज की। सो आई वुड अज्यूम कि आपका माइंड बेसिकली, आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होगा। हो सकता है, होना चाहिए। यानी जहाँ देखो ये ना ये कहानी होती है कि कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो जब काम कर लेता है ना वो इंटेलिजेंट हो जाता है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट लोगे हर चीज़ आसान है। या सम ऑफ अस हैव अ डिसेबिलिटी और एक्सेप्शनल पावर सही पे, कि जैसे कुछ लोगों को मैथ्स नहीं समझ आती, उनकी वायरिंग गलत है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। सिमिलरली कुछ को बहुत अच्छी समझ आती, उनकी वायरिंग बहुत कमाल की है, ठीक है। सो इफ यू रिमूव दोज एक्सेप्शंस, apart from these exceptions, I believe that practically everyone is at the same level. कहानी खाली है आपने काम किया कि नहीं किया, आपने मेहनत किया कि नहीं किया। आप काम करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, फिर दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर आईएम की कहानी बताइए, आईएम में कैसे आप लाइक ओके ओके, देखो एमबीए करने का बिल्कुल शौक नहीं था मुझे, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था एमबीए करने का। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में आई रियली एंजॉयड दोस 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी लगी और इन हाइंडसाइट मैंने को हमेशा लगता है कि अच्छा ही कि इंजीनियरिंग कर ली, क्योंकि मज़ा आया। नॉट ओनली दोस्त यार वो सब ठीक है, लेकिन 4 साल जो इंजीनियरिंग में सीखा वो भी बहुत अच्छा था। सो आई जस्ट वांटेड टू वर्क एज एन इंजीनियर, सो आई जॉइंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। वहाँ पे क्या कहते हैं, आई वाज वर्किंग देयर फॉर अबाउट 2.5 प्लस ईयर, पौने 3 साल के करीब काम किया है। एंड व्हाट आई वाज रियलाइज वेरी सून वहाँ पे यार कि यार ये गलत जगह शायद आ गया। गलत इसलिए नहीं कि काम अच्छा नहीं था, कुछ और। इट वॉज अ टिपिकल पब्लिक सेक्टर वहाँ पे, यानी कि वो जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाले का फंडा थोड़ा गोल था उनका। एंड वो शायद ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर्स में होता है कि बियॉन्ड द पॉइंट दे कैन नॉट पुश यू ऑल्सो, बिकॉज भारत सरकार का है तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सीनियर्स पे भी। एंड बियॉन्ड द लेवल वो आपको कुछ कह नहीं सकते। तो कहानी ये हो जाती थी, रात को नाइट शिफ्ट पे आधे से ज़्यादा लोग सो रहे होते थे, मैं जागा होता था, सीख रहा होता था, काम कर रहा होता, कुछ लोग और थे। तो आई विल से अबाउट 70% पीपल स्लीपिंग, 30% वर वर्किंग और डूइंग समथिंग जिनको था। तो मैं नहीं चाहता था मैं वैसा ही बन जाऊँ कि मेरी ज़िंदगी यही हो जाए कि आके प्लांट में सो जाऊँ, वो मेरे को नहीं पसंद था। सिमिलरली आई ऑल्सो रियलाइज कि अगर आप काम करते हो तो कभी ना कभी गलती करोगे और गलती आपके अगेंस्ट जाएगी। अगर नहीं करो, काम ही नहीं करोगे तो गलती भी नहीं होगी, तो कभी भी अच्छा चलेगा। बट बेसिकली आई डिड नॉट थिंक यार ये इस तरह के एनवायरनमेंट में मैं बहुत ज़्यादा रह सकता हूँ। सो देन आई डिसाइड टू डू एन MBA। उससे पहले ये भी रियलिटी है कि माय ब्रदर, स्पेशली माय ब्रदर एंड माय फादर, बोथ ऑफ देम वर आफ्टर मी, यार तू कर MBA, कर लेगा, तू निकाल लेगा, एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज नंबर आते ना आते हो, मगर ये जरूर था कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता था एप्टीट्यूड वाला, नॉट इंजीनियरिंग टाइप्स जो है, ये जो अपने फिट JEE टाइप नहीं, वो नहीं निकलते थे मुझसे, वो मेरे को नॉलेज की खेल था। और जहाँ पे भी एप्टीट्यूड वाले होते थे सारे निकाल देता था। इंडिया भी उसी तरह से निकला था मेरा, एंड सिमिलरली फॉर अदर्स। तो माय ब्रदर स्पेशली वाज वेरी वेरी कीन किया तो कर MBA तो कर लेगा। तो बट उस टाइम पे नहीं किया, उस टाइम पे अपनी जिद थी। तो 2 साल बाद अक्ल आई कि यार भाई ठीक बोल रहा था, करना चाहिए था। तो तब जाके कैट की तैयारी की एंड निकाला, एंड आई एम बैंगलोर हो गया तो उठ के चल दिया फिर। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ माय MBA कि आई कुड नॉट सी माई सेल्फ फिटिंग देयर। एंड सेकेंड पार्ट उसका वो भी आ जाता है कि कहीं अप्लाई करते थे तो ऐसा तो नहीं कि मैं कोई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से था। पंजाब यूनिवर्सिटी गुड कॉलेज, सब कुछ ठीक है, एवरेज है, अबव एवरेज है, बट टॉप नहीं है। एंड इसलिए अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलती थी कि टॉप का नहीं था। तो मैं कहा इस बार MBA करना है तो फिर
ऐसी जगह से करना होगा जहाँ लोगों को बताना ना पड़े। आज भी लोगों को कंफ्यूजन है कि मैंने इंजीनियरिंग कहाँ से की और क्या है। आधे ज़्यादा लोग बोलते हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, आधे ज़्यादा क्यों 90% पंजाब इंजीनियरिंग, जबकि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं हूँ मैं। तो लोगों को हमेशा समझाना पड़ता नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ से हूँ, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं हूँ। मैंने भी पैक ही समझा था पहले। सब यही समझते हैं, प्रॉब्लम यहीं पे है कहानी उसकी कि सबको लगता है पैक है। तो मैं कहा इस बार एमबीए ऐसी जगह से कहना है कि लोगों को समझाना ना पड़े कहाँ से कर रहे हो। तो इसलिए कैट पे थोड़ा सा ध्यान दिया। एंड चैलेंज था वो चैलेंज इसलिए था क्योंकि मैं प्लांट में काम करता था। प्लांट में शिफ्ट्स होती हैं, 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली सुबह आके सो गए, एंड बाय द टाइम यू गेट अप शाम का टाइम हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी आपकी डे शिफ्ट होती थी, क्योंकि डे शिफ्ट में हो और शाम की शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में कोई नहीं आया है तो किसी को तो रुकना पड़ेगा, बिकॉज प्लांट कैन नॉट बी अबैंडन्ड। एंड वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती थी कि आई वॉज अ बैचलर, एंड ज़्यादातर लोग शादीशुदा थे, उनकी फैमिलीज थी, और शाम को बच्चे को कुछ कराना है, बीबी को लेके जाना है, घर वालों का कुछ करना है। तो भैया जितने बैचलर होते थे इवनिंग शिफ्ट नॉर्मली वही सबको करना पड़ता था, तो मैं भी उन्हीं में होता था, तो तैयारी नहीं हो पाती थी। तो दैट वाज वन बिग चैलेंज उसके अंदर। हाउएवर कपल ऑफ थिंग्स ऑलवेज हेल्प मी इन कैट। एक दो की कहते हैं पढ़ने का बहुत शौक था, तो लोग जो बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेरे को तो कभी तकलीफ नहीं हुई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, मुझे कुछ मालूम नहीं कैसे, बट मैं मतलब पढ़ के जो समझ आया उस पर आंसर किया तो वो होता था। आई थिंक वो बचपन की रीडिंग हैबिट यहाँ पे बहुत काम आई मेरे। दूसरी चीज़ थी वोकैबुलरी मेरी अच्छी थी। क्यों? रीडिंग अच्छी थी, नए नए वर्ड मिलते थे, समझ आ जाते थे, वंस इन अ व्हाइल यूज भी होते थे, तो वोकैबुलरी अच्छी। और हमारे टाइम के पेपर में वोकैबुलरी भी अच्छी आती, तो वोकैबुलरी रीडिंग में कभी दिक्कत नहीं थी। मैथ्स वगैरह में से हो जाती थी हमेशा, डीआई वगैरह सब हो जाता था। और उसी टाइम पे मैंने ऐसी हरकतें करी जो मुझे बाद में पता चला लोग नहीं करते थे। मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ये भी ये कुछ अलग सी चीज़ है, कि जैसे कि चॉइसेस उठा के यूज़ कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया, ज्योमेट्री के सवाल सॉल्व करने के, थ्योरम रट्टा मारने के, फिगर बना के कर दिया, जिसको आजकल लोग जुगाड़ कहते हैं। वो मैं तब करता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये कोई नई सी चीज़ है, अलग सी चीज़ है। मेरे लिए तो यही तरीका होता था पेपर करने का। वो आपने अपने लिए किया था मैं बचपन से ही करता था। दूसरे उसमें भी ये है ना कि जैसे लोग चॉइसेस की बात करते हैं कि चॉइसेस कैसे यूज़ करनी है, मैं कहा मैं तो बचपन से की है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे डॉक्टर अरुण बहल, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स। हिज फादर वाज आल्सो इनटू केमिस्ट्री, एंड उनकी एक बुक भी होती थी, अभी मालूम नहीं है कि नहीं, बहल एंड बहल के नाम से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक। उनकी आदत थी, वो केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पहले क्विज लेते थे 10 नंबर की। तो उन्होंने दिया क्विज, रिएक्शन मेरी मेमोरी का हमेशा टेंशन है, तो रिएक्शन याद नहीं होते थे। तो उनमें 7 सवाल थे, 3 तो दूसरे थे, 7 सवाल थे। रिएक्शन ऑफ दिस, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ दिस विद द फॉलोइंग इफ एनी। मेरे को 7 में से एक आता था, मैं लिख दिया। अब बाकी 6 मैं क्या करूं, इफ एनी है, मैं बाकी 6 के, मैं कहा कम से कम एक आध तो होगा ना जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता। मैं 6 के 6 पे नो रिएक्शन लिख दिया, 5 सही हो गए। ठीक है, तो उस क्विज में मैंने टॉप की थी। अब ये लोग बोलेंगे ये तो अलग सी चीज, नहीं, मेरे लिए अलग नहीं है। उसमें सवाल में लिखा है इफ एनी, इसका मतलब है शायद कुछ होंगे जिनके रिएक्शन नहीं होते, इसलिए तो इफ एनी लिखा है, नहीं तो उस वर्ड की अहमियत नहीं थी। तो मेरी बचपन से आदत थी, सवाल में पूरा पढ़ने की आदत रखता था। दूसरी चीज अगेन जो हम लोग बात करते हैं कि सवाल कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, पढ़ाई में अच्छा ना होना बहुत फायदेमंद है मेरे लिए। बिकॉज मेरा काम था पेपर करने के लिए, पहले पूरा पेपर छानो, जो सवाल आते हैं करो, जो नहीं आते भूल जाओ। तो मैं इसमें भी, कैट में भी यही करता था, सब एंट्रेंस एग्जाम में यही करता था। लोगों जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनसे सवाल नहीं छोड़ते, उनको ईगो आ जाती है बीच में, दिल पे लगता है सवाल कैसे छोड़ दे, मैं तो करके मानूंगा। मेरे को ऐसी कोई ईगो नहीं थी, तो ये है। तो पढ़ाई में ना अच्छा होना बहुत फायदेमंद हुआ मेरे को, कैट एंड ऑल सच एंट्रेंस एग्जाम। मेरी रीडिंग हैबिट का बहुत फायदा हो गया, और जो पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके आंसर निकालता था, उससे बहुत फायदा हो गया। अब पता चला बाद में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ये मुझे पता चला 97 में, जब पहली बार हमने कैट की कोचिंग लॉन्च की, कैट रिटन टेस्ट की, ठीक है, उससे पहले पीडीपी कराते थे, तो पढ़ा रहा था, क्लास ले रहा था। तो मुझे भी याद है, तो दी एक्सरसाइज दी बच्चों को, दी करने को, उन्होंने करा। फिर मैं कहा बहुत टाइम बर्बाद किया उन्होंने, क्योंकि किया भी नहीं। मैं कहा इसको इस तरह से कहते हैं, इनको ये डालो ये डालो ये डालो। बाद में कहते सर हमने तो ऐसे सोचा ही था। मैंने कहा क्यों, कभी किया नहीं? नहीं सर हमने तो हमेशा ऐसे ही नहीं। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, रियलाइज किया ये चीज़ कोई कहता ही नहीं है। तब पता चला, जो मैं पिछले 15-20 साल से, अब 15-20 साल से जो है कि 12वीं के बाद भी एंट्रेंस दिए थे, इधर उधर के देता है, तो तब पता चला वो जो कहता था अलग सी चीज़ थी। बट तब तक टू मी दिस वाज नॉर्मल, एंड आई स्टिल थिंक दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग इट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि बच्चों को स्कूल में ओरिएंट किया गया है कि तुम रट्टा मार के उगलोगे। अगर तुमको रट्टा मारने के लिए किसी को फोर्स नहीं करोगे तो बच्चे अपने आप ही पिक कर लेंगे। सो बट दैट्स ये हमारा ये एक
लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा एग्जाम लेने का सिस्टम है, दैट इज मोर ऑफ टेस्ट ऑफ हाउ मच यू कैन रिमेंबर बिल्कुल वही है, इंस्टेड ऑफ हाउ मच यू लर्न. लर्निंग कहाँ चेक होती है? इनफैक्ट अब तो ये हालत हो गई है मेरे हिसाब से कि सैंपल पेपर देखो बोर्ड एग्जाम का और एक्चुअल पेपर देखो कितना फर्क है. नंबर बांटने की मशीन बन गए हैं सब एग्जाम. एंड मेरा ही मानना है एग्जाम अगर मुश्किल नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मुश्किल एग्जाम नहीं है आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. आसान एग्जाम है, हर एक के 95% आ जाएंगे, अब कैसे पता चलेगा कौन किस लेवल पे है? ठीक है. सो आई एंड बट ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर स्कूल बन गया ना. ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो नंबर बांटने का है. स्कूल खुश है, बहुत खुश है, मेरे सब बच्चों के 90% प्लस आ रहे हैं. माँ बाप खुश है, मेरे बच्चे के 90% आ रहे हैं. ठीक है, बच्चे खुश है, मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं. सरकार खुश है, बच्चों पे प्रेशर नहीं है. बच्चे का प्रेशर कम करने के नाम पे सब तमाशा किया है. खुश कौन नहीं है? बच्चों को बाद में पता चलता है हमको हमारी अहमियत क्यों है, क्योंकि स्कूल कॉलेज अच्छा काम नहीं करते इसलिए हमारी अहमियत है. जिस दिन स्कूल कॉलेज बच्चों को ढंग से पढ़ाने लग जाएंगे, आई नो मेरे को मालूम है बहुत स्कूल कॉलेज को बुरा लगेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल कॉलेज आर ओनली फोकसिंग ऑन द बोर्ड वांट्स. इसलिए हमारी अहमियत है. हम लोग तो इन्वर्टर की तरह, बिजली आ रही तो हमें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बिजली नहीं आ रही इसलिए इन्वर्टर की अहमियत है. तो बस ठीक है, इसलिए हमारा भी काम चल जाता है, क्या करें. और वैसे भी हमारा एक तो ये बहुत एक कॉमन बिलीफ है इंडस्ट्री के लोगों में कि हमारे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेड 1 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी. मतलब उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका एक्सपीरियंस जो वो एक्सपीरियंस लेते हैं कॉलेज में, वो इंडस्ट्री के काम ही नहीं आते. देखो इसमें कहानी कहाँ शुरू होती है? बचपन से शुरू होती है. एंड यहाँ पे मैं माँ बाप को भी बहुत ब्लेम करता हूँ. बच्चा पैदा होता नहीं, ट्यूशन शुरू करा देते हैं. अगर जो बच्चा नर्सरी केजी से तीसरी चौथी से खाली ट्यूशन्स कर रहा है, उसको दिमाग लगाने की आदत कहाँ होगी? दूसरी चीज, उसे अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? उसको आज टीचर देके जाता है, अच्छा कल तक तुम ये करके दोगे, वो ही करेगा खाली. उसने कभी अपनी टाइम प्लानिंग नहीं की, अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, अपना दिमाग नहीं लगाया है, तो उसकी गलती नहीं है. स्कूल की गलती है, माँ बाप की गलती है अगर बच्चा ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने ओरिएंट नहीं किया. ठीक है. एंड अगेन कमिंग बैक टू माई लाइफ, बेटा जो है ही वॉज गुड इन स्टडीज. ही वॉज नॉट अमंग द टॉपर्स, बट खुश रहता था. उसके साथ बस से बच्चे उतरते थे, रोते उतरते थे. 20 में से क्यों? 20 में से 19.5 आए, घर में मार पड़ेगी. मैं कहा पागल हो क्या? माँ बाप क्यों डांटेंगे? उस 19 19 आ गए, नहीं वो 1 नंबर क्यों रह गया, वो तो किया था, रह क्यों गया? वेदांत खुश आता था. 18 है, 17 है, 16 है, खुश तो आता था. एंड द आउटकम इज ही इज डूइंग अ PhD, और वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम. ठीक है. सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल. एंड इस टाइम पे मुझे पूछते अच्छा वेदांत कहाँ ट्यूशन से आता है? मैं और नहीं कहीं नहीं जाता. अच्छा आप तो करियर लॉन्चर हो ना? मैं कहा नहीं, इसमें करियर लॉन्चर को कोई लेना देना नहीं है. इट इज अ पर्सनल बिलीव दैट एंड ऑफ द डे आपको खुद करना है. जब तक आप खुद काम करना नहीं सीखोगे नहीं होगा. ये मैं अपनी लाइफ का भी देखता हूँ पीछे. ये वहीं से आया सर, घर का माहौल वहीं से आया है यहाँ पे. क्योंकि अल्टीमेटली जो है, आप अगर पढ़ोगे, आप काम करोगे, होगा. कोई आपसे काम नहीं करा सकता, कोई आपको बैठा के पढ़ा नहीं सकता. रट्टा लगवा लोगे, नंबर ले आओगे, लेकिन दिमाग में तो नहीं घुसेगा कोई. सो दैट्स द रियलिटी आजकल जो लगता है. सो कमिंग बैक टू दिस IIM थिंग, जब आपने IIM में अपना एडमिशन ले लिया और आपने बाद में जॉब भी किया, मेरे को आपसे IIM के बारे में एक सवाल पूछना था. 90s का IIM का पास आउट होना और आजकल का 2024 का IIMs का पास आउट होना में क्या डिफरेंस आपको लगता है इन टर्म्स ऑफ पैकेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज हु आर कमिंग फॉर द प्लेसमेंट, और उसके साथ उससे पहले एक स्टेप पहले जाते हैं. अगर मैं देखता हूँ हमारे टाइम का IIM, हर एक को लगता है हमारा टाइम सबसे अच्छा था, बट यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है जिसके वजह से बोलूँ. आज की तारीख में जो भी किसी भी टॉप IIM में ज़्यादा है, वो घिस घिस के पढ़ के बैठा हुआ है और कुछ नहीं है. उसके आप क्या 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 क्राइटेरिया देखते हो? 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में 90% से ऊपर है कि नहीं है. ठीक है. आप ये नहीं देखते हो कि वो इंडिया का स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा किया है कि नहीं. वीरेंद्र रस्कीना, इंडिया का हॉकी कैप्टन, ही कुड नेवर हैव गॉट इनटू एन IIM, क्योंकि IIM बोलता भैया तेरे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे नहीं है. उसने ISB से MBA किया है अपना. क्यों? क्योंकि भैया वो स्पोर्ट्स इंडिया को लीड कर रहा था, तो भैया MBA वो पढ़ाई थोड़ी कम जाएगी तो बुरा मत मानो. मगर हमारे IIMs की तकलीफ यही है, उनका अगर क्राइटेरिया देखेंगे, मार्क्स इन 10th 12th ग्रेजुएशन 90 नहीं है तो भैया तुम में कोई तकलीफ है. ठीक है. अब बच्चा बीमार हो गया, फैमिली में कोई इशू आ गया, 90 80 आ गए, तो भैया तुम उसको क्या जिंदगी भर इसलिए के चलोगे? नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ वर्क. सो सब वो पैरामीटर हैं जिसको कोई गलत नहीं बोलेगा. हमारे टाइम पे ये नहीं था, तो इसका आउटकम क्या था? यू हैड वेराइटी ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी
वेरी वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो, जो पंगा लेने की औकात होती है ना वो उन बच्चों में थी। आज के लोग जो है सेफ्टी फर्स्ट वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि the low risk, because that's all they have done. I'm not saying they cannot do it. I'm saying they have been oriented to do this way. And इस चक्कर में क्या होता है, आपको IIMs में देखोगे, the most diverse profile, the most varied kind of students you'll get in IIM Calcutta. क्यों? क्योंकि कहते हैं 10th और 12th में 80% है ना, बहुत है। अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ पागल हो रखे हैं। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है बैंगलोर, बट आई टेल देम कि दिस इज स्टुपिडिटी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई कैन ओनली टेल देम कि बस तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, अल्टीमेटली तो इंस्टीट्यूट को डिसाइड करना है। So पहली चीज ये है, now you are getting people who are only academic. I should not say only academic. They are primarily academics. Academics के बाहर बहुत कम होते हैं जो कुछ किया होता है, कुछ होते हैं, and I'm glad they are there. But आप डाइवर्सिटी के पॉइंट्स डालते हो, कम से कम स्पोर्ट्स के पॉइंट्स डाल दो कि आपने अगर स्पोर्ट्स इस लेवल के ऊपर की हुई है तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं मिलते कोई। तो आईआईएम में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं होती है? नहीं होती हैं, बट लाइक देखो पीपल डोंट प्रेफर टू यार शेड्यूल बहुत रिगरस है, आई वुड से इतना शायद टाइम भी नहीं मिलता है, ठीक है, बट माय पॉइंट इज, आप बोलते हो इफ इट इज अ गर्ल यू विल गेट सम एडवांटेज, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, आप नॉन इंजीनियर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैं स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे खेलूं तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्यों नहीं देने चाहिए? अगर मैंने कुछ अलग सा कंपटीशन जीता है विच इज अ नेशनल लेवल, उसके क्यों नहीं देने चाहिए? ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, चलो वो एकेडमिक्स है उसको ले छोड़ देते हैं साइड पे, अगर मैंने कोई इनोवेशन की हुई है, कोई मैंने कमाल का काम किया है, उसके पॉइंट्स क्यों नहीं मिलने चाहिए? वो तो क्राइटेरिया में ही नहीं है आईएम्स के। हाँ, इंटरव्यू में जाऊंगा तो मेरे को देख लोगे, बट इंटरव्यू तक पहुंचने थोड़ा ना दोगे, ठीक है, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचने दोगे। अगर मैं आपको आज की तारीख में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कैट में 99.9, 99.99%, 895%, 95 परसेंटाइल है विद नो कॉल्स फ्रॉम ABCL और इंदौर कोझिकोड, टॉप 6 आप हटा दो, उसको नहीं मिलेगी कॉल, क्योंकि उसने 10वीं में गलती हो गई थी उससे, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि मुझे 10 साल बाद MBA करना है तो अभी पढ़ लेता हूँ। दैट्स बीइंग स्टूपिड टू मी। यानी कि आप इंसान को गलती करने का स्कोप नहीं दे रहे हो, और जब तक कोई गलती नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। सो दैट इज वन पार्ट। ओके, द अदर थिंग इज, इफ आई लुक एट फ्रॉम अ पैकेज पर्सपेक्टिव, आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा ग्लैमराइज हो गया पैकेज हमारे टाइम पे भी अच्छा था। जैसे कि जब मैं इंजीनियरिंग में घुसा था, इंजीनियरिंग के बाद HPCL ज्वाइन की थी, तो मुझे याद है 1700 प्लस 405, 2100 मिलते थे महीने के। वेरी डिसेंट सैलरी। उस टाइम के लिए अच्छी सैलरी थी, खराब नहीं थी, मेरे तो पैसे भी बच जाते थे उसमें, ऐसा नहीं था कि नहीं था उसमें, तो वो था। एंड जब मैंने MBA करने के लिए गया HPCL छोड़ के, उस टाइम पे मेरी माई सैलरी वुड हैव बीन अबाउट, कितनी होगी, अबाउट 35,000 रुपये साल की होगी, ठीक है। MBA के बाद दैट बिकेम अबाउट 1.7 lakhs। So I still had a 4-5 times jump। 35,000 का 1,75,000 हो गया तो 5 गुना तो हो ही गया ना मैं। So ऐसा नहीं कि सैलरीज खराब थी, उस टाइम के हिसाब से अच्छी सैलरीज थी। तो अब ये भी मेरे को बहुत अजीब लगता है, बहुत लोग इसको ग्लैमराइज करते हैं, हमें इतना कम मिलता था उसमें, कहते नहीं यार तुम्हें उस टाइम के हिसाब से एकदम सही मिलता था, आज के लोगों को आज के हिसाब से सही मिल रहा है, ठीक है। So I would say पैकेज वाइज the kind of work has changed। हमारे टाइम पे आपको मार्केटिंग की जो आती थी, ग्राउंड पे फील्ड वाली जॉब्स आती थी, सेल्स की जॉब्स आती थी, आपको प्लांट में जाके काम करना हो सकता था, वो सब आज की तारीख में द मोर एंड मोर जॉब्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स बैक एंड और इनसाइड द ऑफिस। AC वाली जॉब्स आजकल ज्यादा है। सो दैट इज अ पार्ट व्हिच आल्सो मींस थिंग्स लाइक एनालिटिक्स, ये सब चीजें जो आ गई हैं, दे आर रिक्वायरमेंट। बट समवेयर अलोंग द लाइन आज की तारीख में जो MBA करने जाता है, हर कोई कंसल्टेंट बनना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता, मुझे लगता है, ठीक है। नथिंग रॉन्ग विद बीइंग कंसल्टेंट, बट आई एम ऑलवेज वंडर, यार MBA किया है 2 साल का, 3 साल का, उसके पहले वर्क एक्सपीरियंस भी है, तुम MBA के बाद ऐसा क्या तुम में सडनली आ गया है, चाहे ABC से हो, कि जो सडनली तुमको जो इंडस्ट्री की इतनी कंसल्टिंग समझ, ठीक है। सो आई एम सेइंग दिस इज हाइप्ड, बट एवरीवन वांट्स टू बी अ कंसल्टेंट टुडे। आप पत्थर मारोगे, 100 बच्चों में से किसी पे भी गिरेगा, 90 बोलेंगे मेरे को कंसल्टिंग करनी है। फॉर्चुनेटली अंदर जाके काफी को समझ आ जाता है कि नहीं, कुछ और करना है, बट बिफोर दैट इज वन पार्ट। द अदर थिंग, देयर इज अ चैलेंज फॉर दीज किड्स ऑल्सो। मैंने जब MBA किया था, सेकेंड ईयर में मेरी फीस बढ़ गई थी। द फर्स्ट ईयर में कुछ 5,000 था, सेकेंड ईयर में 15,000 की फीस थी। आई मैनेज विद माई सेविंग्स ऑफ दैट 3 years वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। इसलिए मैं कहूँ कि ऐसा नहीं कि सैलरी वाली कम थी, ठीक ठाक थी उसके हिसाब से, ठीक है। बट आज की तारीख में इनवेरिएबली यू एंड अप टेकिंग अ लोन।
अगर आप 20, 22, 25 लाख का लोन लोगे तो उसके बाद बोलोगे भैया तू, वो बोलेगा जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं ना मेरे को वो दो, लोन तो चुकाऊं कम से कम मैं। सो आई डोंट ब्लेम देम आल्सो। वो आरओआई का गेम हो गया। आरओआई का नहीं यार, मेरे पे लोन है, अब मैं लोन अगर मेरे को 1.5 लाख की, 1 लाख की, 75,000 की भी किस्त देनी तो देनी है ना, तो देनी है ना, उसका मैं क्या करूंगा? अगर मुझे 75,000 की किस्त देनी है, 12 महीने साल के 9 लाख देने हैं, तो अब अगर आप 20 लाख की सैलरी दोगे तब मेरे को 50,000 रुपए घर के लिए बचेंगे ना अपने। 20 लाख की सैलरी का मतलब मेरे को इन हैंड आएगी कोई 14-15 लाख। 9 लाख तो किश में निकल गए, ठीक है, 9 लाख किश में निकल गए, 6 लाख बचे, विच इज 50,000 पर मंथ। उसमें आपको रहना खाना भी, रेंट भी देना है, मेरे को ट्रैवल भी करना है, खाना पीना भी करना है, सब कुछ उसी में करना है ना। सो इट इज नॉट देयर फॉल्ट, द प्रॉब्लम इज दैट द आईएम्स हैव इंक्रीज्ड देयर फीस टू अ लेवल वेयर आई थिंक इट इज नॉट सस्टेनेबल, एंड उसके चक्कर में सैलरी भी बढ़ती जानी। So somewhere along the line, personally speaking, I find IIMs being a little greedy in terms of the kind of fees. ये कहना कि नहीं लोन मिल जाता है is not good enough. मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ हर साल जो कहते हैं IIM ABC नहीं जानना, वो ये IIMs को नहीं समझ आ रहा अभी तक। कितने हर साल बच्चे होते हैं जो कहते हैं ABCLI के नहीं जाना है, मैं FMS चला जाऊंगा। Because of fees. Because of the fees. FMS की फीस पे मेरा 2 साल का प्रोग्राम 4-5 लाख में हो जाएगा ना। आई एम ओके विद दैट, बट मेरे को माई फैमिली कैन नॉट अफोर्ड। कितने पिछले साल था, पिछले साल था बच्चा, इस साल भी बच्चे हैं मेरे पास 2-3 जो कह रहे हैं सर इधर जाएं। मैं कहता हूँ देखो अल्टीमेटली अगर पैसा तुम्हें लग रहा है, फीस इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, देन इट्स नो पॉइंट कैरिंग दैट बर्डन विद यू। फर्क है, हाँ इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा फर्क है। देयर आर सम कंपनी जो ABCL में जाएंगी, FMS में जाएंगी, थोड़ा सा नुकसान होगा, हाँ होगा, बट देन यू हैव टू टेक योर कॉल। So somewhere along the lines that the level of fees which is being charged by IIMs is so high कि it is becoming stupid now. I think वो हर साल बढ़ा देते हैं बाकायदा 5 से 10% without realizing क्या है, and it is becoming illogical. वो ऐसा भी तो हो सकता है सर, वो पता है कि इतने बड़े देश से हम जितना मर्जी भी करें हमारी सीट्स तो फिल होंगी, सीट्स तो फिल हो ही जाएंगी ना, इसलिए उनको चिंता नहीं है। और सर इसका एक और रीजन मुझे बताइए, जैसे IIMs में रेंज है 15 लाख से लेकर 27 लाख के आसपास, कुछ 35 भी है, 40 भी जाती है, ऐसी नहीं है। 40 लाख रुपए, ओके। सो ये रेंज डिफरेंस क्यों है? Each IIM is different. पुराने IIMs को ज्यादा अहमियत मिलती है, ये assumed है कि पुराने IIMs के बच्चे ज्यादा अच्छे मिलेंगे, उनके पास रेपुटेशन इज द बेसिस जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स चूज करते हैं। देखो each IIM is as good as the students it gets, ठीक है। At the same time I will also say कि वही बच्चा जो लेट्स से बोध गया में बैठा है, उसको अहमदाबाद में डाल दोगे, बच्चा वही है, काम भी वही करेगा, और लेकिन उसको आउटकम ज्यादा अच्छी देगी। सो समवेयर अलोंग द लाइन द इंडस्ट्री आल्सो गिव्स वेटेज टू द फैक्ट कि किस IIM से हो। अच्छा, किस IIM से हो, क्योंकि आप पुराने हो। अहमदाबाद कलकत्ता पुराने, बैंगलोर उसके बाद आए, लखनऊ उसके बाद आए, तो समवेयर अलोंग द लाइन रैंकिंग भी वही हो गई है। हाँ, उसका कोई इतना फर्क नहीं है। एंड ऑफ द डे देखो इंडस्ट्री जो है ABCL अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, XLRE, FMS, जमनालाल बजाज, इन 6-7 को एक ही मानती है बाय एंड लार्ज। 19-20 का भी फर्क नहीं है, मैं ये बोलूंगा। बाय एंड लार्ज इनकी प्लेसमेंट्स एक जैसी होती हैं, हर एक का पढ़ाने का ढंग अलग है। सो इट इज द लेगेसी और द एज ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हिच इज प्लेइंग अ रोल मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड लोकेशन भी। फॉर एग्जांपल देयर आर ओल्डर इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर इन लोकेशन व्हिच आर नॉट सो प्रोमिनेंट, सो लोकेशन का भी होता है। लोकेशन का इसलिए हो जाता है कि when you are in a place like let's say Delhi, आपका इंडस्ट्री इंटरेक्शन अच्छा होगा, you will be able to get visiting faculty much more easily, and which is why at times I think that इतने सारे जो IIMs खोल दिए शायद ठीक नहीं किया है। अब बोध गया में आपको इंडस्ट्री इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, ये कहना कि नहीं ऑनलाइन हो जाता है, बट वो बात नहीं है। ग्राउंड पे जो चीज मिलेगी वो। शिलोंग again suffers from this, Jammu suffers from this. I'm not saying you should not have institutes there, but not every institute needs to be an IIM. शायद बेटर ये रहता है एग्जिस्टिंग IIMs की कैपेसिटी डबल कर देते, ठीक है, वो शायद बेटर रहता। बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी देयर रीजन, देयर लॉजिक ऑफ हैविंग सो मेनी इंस्टीट्यूट्स। मेरे को कई बार लगता है सब पॉलिटिकल है कि हर स्टेट में डाल देंगे IIM, उसका हम लोग पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे। मे बी दैट इज द रीजन, मे बी देयर समथिंग एल्स, बट टू मी इट डज नॉट मेक सेंस टू हैव सो मेनी IIMs बिकॉज एवरी IIM विल देन स्ट्रगल विद फैकल्टी इश्यूज। फैकल्टी के लिए स्ट्रगल सबका है, ठीक है। सो बट एंड बड़े शहरों में आपको फैकल्टी ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, बड़े शहरों में आपको इंडस्ट्री इंटरेक्शन ज़्यादा आसानी से मिलता है। सो विच इज वाई दीज ओल्डर इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्टीट्यूट विच आर इन दोज बिजनेस हब्स ऑलवेज हैव एन एडवांटेज। आप सर सारे IIMs में विजिट कर चुके हैं? नहीं, ABCL तो जा चुका हूँ, घूम फिर के ऐसे, यानी वंस इन द वाइल दो चले गए। तो इंफ्रा वाइज आपको क्या लगता है सबसे अच्छा कौन सा है? एवरी न्यू IIM विल बी बेटर देन द प्रीवियस वंस। ओके,
ठीक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंगलोर को कुछ चेंज करना है या अहमदाबाद को कुछ चेंज करना है अपने एग्जिस्टिंग में, वो उस टाइम के हिसाब से बने थे ना। आज की डेट में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा या उसमें वो मैनेज करेंगे किसी तरीके से, इधर से पाइप निकाल दी, उधर से वो कर दिया, ट्वीक कर लिया और हो गया। ट्वीक करके कर लेंगे, बट एवरी न्यू इंस्टीट्यूट विल बी क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज एज पर द करंट रिक्वायरमेंट्स, सो दे विल ऑलवेज बी लेटेस्ट। सो इंफ्रा वाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस। आपको कौन सा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? देखो, हर एक को ना अपनी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मुझे बैंगलोर अच्छा लगता है, ठीक है। बैंगलोर इसलिए भी अच्छा लगता है, बहुत खुला कैंपस है, हॉस्टल बहुत कमाल के हैं। बारिश आती थी तो सब जगह पानी भर जाता था, बट इसका मतलब हवा भी बहुत अच्छी आती है। बैंगलोर की एडवांटेज ये भी है कि मौसम बहुत अच्छा रहता था ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अहमदाबाद ठीक है, देखा है, ऐसा कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। कैलकाटा अगेन लुक्ड इंटरेस्टिंग बट नॉट द हॉस्टल्स। कैलकाटा के कैंपस वगैरह सब अच्छा है, काफ़ी खुला है, वो भी जंगल जैसा ही है, बट हॉस्टल मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। अगेन सिमिलरली लखनऊ के, सो ओवरऑल आई विल से कि आई एम श्योर इफ यू टॉक टू समवन फ्रॉम अहमदाबाद, उसको अहमदाबाद का हॉस्टल ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट ये अपना अपना है। सो बट टू मी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अबाउट बैंगलोर इज द हॉस्टल बहुत खुले खुले हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, वेल डिजाइन, टेरिफिक वेंटिलेशन, एंड एक चीज़ जो बैंगलोर की वजह से है उसका मौसम, वो उसका तो कुछ कंपैरिजन है नहीं। हाँ, शिलोंग उससे अच्छा हो सकता है, कोझिकोड का मौसम अच्छा होगा आई एम श्योर। पर्सनली आपको कौन से आईआईएम का कौन सा वाला कोर्स या स्पेशलाइजेशन आपको सबसे अच्छी लगेगी पर्सनली? आप नहीं, मेरे हिसाब से एमबीए में ना स्पेशलाइजेशन का तमाशा करना ही नहीं चाहिए है। देखो, जब भी आप तुम एमबीए करने जा रहे हो ना, तो मैं खाली 5% वाला हूँ, मैं 10% वाला हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी, मेरे को 2 एक सब्जेक्ट ऑपरेशंस के किए हुए थे। आज की डेट में भी जो इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं उनको कुछ टेक्नोलॉजी वाले, सिस्टम वाले थोड़े बेसिक सब्जेक्ट्स आते हैं, बट उसको अकाउंटेंसी फाइनेंस तो बिल्कुल नहीं आती है। उसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वाले सब्जेक्ट, साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आते हैं। सिमिलरली जो अकाउंट फाइनेंस करके बीकॉम करके आया, उसे बहुत सारी ये चीज़ें नहीं आती। सो व्हेन यू आर गेटिंग इनटू एन इंस्टीट्यूट फॉर अ प्रोग्राम लाइक एमबीए, यू शुड नॉट स्टार्ट विद अ स्पेशलाइजेशन। यू शुड लुक एट इट्स, किया मेरे को जनरल मैनेजमेंट ओपन एंडेड प्रोग्राम चाहिए, सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन अपने आप चूज कर लूंगा मैं। एंड दैट इज व्हाट इज गुड अबाउट मोस्ट ऑफ द आईएम्स। हाँ, उनके स्पेशलाइजेशन वाले भी, बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोग्राम भी है, बट बाय एंड लार्ज जो है मोस्ट ऑफ द आईएम्स दे आर गिविंग ए जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम कि फर्स्ट ईयर में आओ, सीखो, पढ़ो, समझो हर डोमेन के बारे में, उसके बाद सेकंड ईयर में डिसाइड करो। So it's like foundation course. It's a first year is effectively a foundation course, second year is specialization, and that is the way it should be. दो बहुत इंस्टीट्यूट्स ने लॉन्च भी किया और चलते भी हैं कि एचआर स्पेशलाइजेशन है, एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन है, कोई बुराई नहीं है। बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई वुड ऑलवेज से इट इज बेटर टू गो फॉर जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, बिकॉज तुमको मालूम नहीं है तुम क्या करना चाहते हो। एंड दूसरी चीज, उसके आज की तारीख में अगेन एक कंसल्टिंग की कहानी है सबकी, दूसरी हर इंजीनियर को फाइनेंस में जाना होता है, बस बेसिक्स फाइनेंस के मालूम नहीं है, तो ये क्या फाइनेंस की बात कर रहे हो तुम? मैं आपसे वही पूछा था, मेरा कजिन है वो भी इंजीनियर। व्हाट इज योर व्यू ऑन पीपल हु डू इंजीनियरिंग एंड देन गो फॉर मैनेजमेंट? नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि हम इंजीनियरिंग तो गलती से बनते हैं ना। देखो, जब हम इंजीनियर बनते हैं हमें मालूम होता है हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम खाली, मैं जैसे कहता हूँ, जो लोग इंजीनियर बनते हैं, मेरा रीजन दूसरा था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट नॉर्मली अगर तुम गलती से पढ़ाई में अच्छे हो और बायोलॉजी समझ नहीं आती तो इंजीनियर तो बनोगे ही, माँ बाप बना देंगे तुम्हें। हाँ, 2 ही ऑप्शन देना बस। ठीक है, अभी भी 2 से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम देखो, मेडिकल का एग्जाम नीट जो है 20 लाख से ऊपर लोग देते हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम 12-15 लाख लोग देते हैं, लॉ का एग्जाम तो 40-50 हजार देते हैं, बीबीए का एग्जाम 25-30 हजार देते हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? आज की तारीख में भी बिटवीन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल यू हैव गॉट समथिंग लाइक 40 लाख पीपल टेकिंग द पेपर। ठीक है, 35 लाख से कम पक्का नहीं होगा, शायद 40 से 50 लाख होगा, और अभी इसमें जो है स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐड करूंगा तो शायद 50 लाख के भी ऊपर चला जाएगा। सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, माँ बाप का बेसिक एंड स्कूल सिस्टम का बेसिक फोकस ये है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो साइंस में डलवा दो, इससे बायोलॉजी समझ आती है तो डॉक्टर बन जाएगा, नहीं आती तो इंजीनियर बनवा दो। ये कहानी है घूम फिर के, और वो गलत इसलिए नहीं है बिकॉज दीज प्रोवाइड दी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप, मैं एज आई सेड आई वाज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, रीजनेबल इंजीनियरिंग कॉलेज, करिए तो फिर भी बन जाता, एमबीए नहीं भी करता, उसको छोड़ो, उसके नीचे वाले कॉलेज से भी होता। आज की तारीख में भी अगर आप टॉप कॉलेज से नहीं हो, टॉप 50% ऑफ द पॉपुलेशन से हो, आपको अच्छा मिल ही जाएगा, आपका करियर तो बन जाएगा। तो माँ बाप गलत नहीं है, दी ओनली प्रॉब्लम इज बच्चे को मालूम नहीं है जब वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है। पढ़ाई में अच्छा हूं इसका मतलब इंजीनियरिंग में घुस जाता हूं, बट ये, एंड विच इज व्हाई यू विल फाइंड 70% ऑफ पीपल हु डू इंजीनियरिंग लीव इंजीनियरिंग,
क्योंकि अंदर जाके पता चलता है मेरे को ये तो करना नहीं था। ज्यादातर लोग जो कोडिंग कर रहे होते हैं बोले कोडिंग नहीं करनी है। अब एमबीए के इंटरव्यू में कैसे समझाना है वो अलग करनी है, बट वह यहाँ पे तो उनका ये करनी है, कोडिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है। पहले क्यों नहीं किया? पहले मालूम ही नहीं था। तो होता क्या, हम लोग का एक्सपोजर जो होता है, जो स्कूल में होता है ना, बच्चों में होता है कि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसेगा, उसके बाद जो करना कर लो। तो वहां पे जाके हम लोग को बहुत बार पता चलता है अच्छा मेरे को ये करना था, मुझे ये करना था, ठीक है, मेरे को ये इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड देन दे स्टार्ट डाइवर्टिंग आउट टू अदर थिंग्स। सो द रीजन व्हाई पीपल आर डूइंग इंजीनियरिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड उसका इंजीनियरिंग छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो गलती से घुस गया, उसको शायद बनना नहीं चाहिए था कायदे से इंजीनियर, क्योंकि स्कूल में ये करियर काउंसलिंग नहीं होती, करियर अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा इधर है, तो इसलिए भेड़ चाल में हम सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। और इसका सर एक और रीज़न ये भी हो सकता है ना कि हमारे माँ बाप जो थे उन्होंने अपने टाइम पे अपने जो उनके ऑफिस में सीनियर्स थे वो सब इंजीनियरिंग करके जो लोग आते थे वो सीनियर पोजीशन पे होते थे, तो उनको हमेशा लगता था कि मैं अपने फादर की बात नहीं, अब देखो ब्यूरोक्रेसी में तो ज्यादातर लोग नॉन इंजीनियर ही होते थे ना। हाँ, मतलब लाइक द डिपार्टमेंट्स हु डील इन इंजीनियरिंग, जैसे मेरे पापा डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग वाले, वो इंजीनियरिंग फील्ड में थे ना, तो ऊपर तो इंजीनियर ही दिखेंगे उनको, तो उनको लगा यार इंजीनियर मेरा बॉस है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। वो सही है, बट डिफेंस वाज ऑलवेज एन ऑप्शन। एनडीए वगैरह आजकल मेरे को नहीं दिखते लाता था लोग करते हुए, कहाँ करते हैं मुझे मालूम नहीं है, बट आई सी एटलीस्ट द टायर 1 एंड मेट्रोज में बहुत कम हो गए हैं इनकी एप्लीकेशंस, शायद टायर 2 टायर 3 सिटीज में ज्यादा हैं, बट देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस। लॉ हैज बिकम अ वेरी गुड ऑप्शन, बीबीए वगैरह अगर आपको सीधा मैनेजमेंट में ही जाना है, 5 ईयर एमबीए प्रोग्राम इसका और बहुत है, डिजाइन वगैरह है, बट ये है कि दीज आर बाय एंड लार्ज रिस्ट्रिक्टेड टू पेरेंट्स हु आर लिटिल ओपन माइंडेड, जो कहते हैं ठीक है जो करना चाहते हो देखो, जिनको थोड़ा एक्सपोजर भी है। अदरवाइज जो है, आप इवन इन मेट्रोज इन अ प्लेस लाइक दिल्ली और बॉम्बे, इंजीनियरिंग इज द डोमिनेंट थिंग।